बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं कानून शहादत ऑर्डर 1984 के बारे में, जिसमें हम जो है वो देखेंगे कि भाई व्हाट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू क्यूएसओ। उसके अलावा इसकी हिस्ट्री की, ये कब, कैसे, किस तरीके से, किसने इसको इन्फोर्स किया इस मुल्क के अंदर, किसने इनेक्ट किया, किसके दौर में ये इनेक्ट हुआ, एप्लीकेबिलिटी को देखेंगे, कौन सी सिचुएशन थे जहाँ पर क्यूएसओ एप्लीकेबल नहीं है, स्ट्रक्चर क्या है क्यूएसओ की, और इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसको ख़त्म करके क्यूएसओ का नाम दिया गया, कानून शहादत ऑर्डर को लाया गया। नोट्स टाइप सीरीज़ अगेन ये, तो हम इन चीज़ों को नोट्स पर ही देखेंगे। तो सबसे पहले कि कानून शहादत ऑर्डर को ऑर्डर क्यों कहा जाता है वो हम आगे चल के थोड़ा देख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कानून शहादत ऑर्डर जो है वो ये एक एडजेक्टिव है ऑफ न्यूमरस लॉज। एडजेक्टिव का देखें ना, एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि वो नाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ बॉय, अब यहाँ पर बॉय जो है वो एक नाउन है। अब मैं कहूँ ही इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय, खूबसूरत लड़का है, तो ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई कर रहा है या एक अपना ही जो है मैं कहूँ रंग दे रहा है बॉय को। ठीक है, इसी तरह कानून शहादत ऑर्डर बहुत सारे लॉज को इसी तरह एडजेक्ट करता है, इसी तरह उनको क्वालिफाई कराता है। कानून शहादत ऑर्डर जिसमें शहादत की बात की गई है, जिसमें गवाहियों की बात की गई है, जिसमें एविडेंसेस की बात की गई है, ये एविडेंसेस तमाम अदर लॉज पर अप्लाई होते हैं। बहुत सारी प्रोसीडिंग्स, इधर दोज आर सिविल प्रोसीडिंग्स या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि भाई एविडेंसेस तो चलते होंगे। अब वो जो एविडेंसेस चलेंगे, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो या सिविल प्रोसीडिंग हो, वहाँ पर जो एविडेंसेस चलेंगे वो सब क्यूएसओ के तहत चलेंगे। इसका मतलब है कि क्यूएसओ इज एन एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरस लॉज। चाहे तुम किसी भी केस में कोई भी लॉ अप्लाई करो, लेकिन एविडेंसेस की तो ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो या कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हो। दोस्तों, 5 जुलाई 1977 में मार्शल लॉ इम्पोज कर दी गई मुल्क के अंदर एंड चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक साहब। उन्होंने ये मार्शल लॉ, थर्ड मार्शल लॉ इम्पोज कर दी इस मुल्क के अंदर। अब जब मार्शल लॉ आ गई है, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट तो डिज़ोल्व हो गई, असेंबलीज तो डिज़ोल्व हो गई, वो तो लॉज बना नहीं सकती। अब जो लॉज बनेंगे वो बनेंगे जनरल साहब के अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर में कहूँ डिक्टेटर। दोस्तों, इससे पहले यानी कानून शहादत ऑर्डर से पहले एक और एक्ट था जिसका नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि 1872 में बना था ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन इंडिया। तो उस इंडियन एविडेंस एक्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया कानून शहादत ऑर्डर ने, ये आ गया और इंडियन एविडेंस एक्ट ख़त्म कर दिया गया। क्यों ख़त्म किया आगे बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों, किसी भी लॉ का स्टार्टिंग जो होता है उसको हम प्रीएम्बल कहते हैं। तो प्रीएम्बल जो है वो चेंज करने से अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट को हमने पूरा ख़त्म नहीं किया, उसके प्रीएम्बल को चेंज किया। जैसे ही प्रीएम्बल चेंज हुआ, क्यूएसओ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो खुद ब खुद चेंज हो गया और उसका नाम हमने क्यूएसओ रख दिया। तो जब मार्शल लॉ मुल्क के अंदर होती है तो चीफ मार्शल लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास ये पावर होता है कि वो ऑर्डर पास कर सकता है। कोई भी ऑर्डर, कोई भी का मतलब है लॉफुल ऑर्डर होगा, लॉफुल ऑर्डर वो पास कर सकता है। इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जनरल ज़ियाउल हक ने ये ऑर्डर पास किया दैट इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू कानून शहादत ऑर्डर। इसका नाम कानून शहादत ऑर्डर रखा जाए। मार्शल लॉ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक ने इसका नाम कानून शहादत ऑर्डर रख दिया क्योंकि ये ऑर्डर था उसका। ठीक है, और जब वक्त ख़त्म हुआ मार्शल लॉ का और सिविलियन गवर्नमेंट आई, तो आर्टिकल 270A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसने वैलिडेट कर दिया उस ऑर्डर को। 270A जो बात करता है कि भाई मार्शल लॉज के टाइम 1977 के वक्त में जो भी ऑर्डर्स, रेगुलेशंस वगैरह बनाए गए हैं वो सब ऑर्डर्स वैलिडेट कर दिए जाएंगे एंड दे शैल बी कॉल्ड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट। वो तमाम लॉज होंगे पर पार्लियामेंट। इसी तरह दोस्तों कानून शहादत ऑर्डर बना, प्रीएम्बल चेंज कर दिया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट कन्वर्ट हो गया कानून शहादत ऑर्डर में। ये ऑर्डर मार्शल लॉ के वक्त ये ऑर्डर पास किया गया और जनरल ज़ियाउल हक ने पास किया। और जब सिविलियन गवर्नमेंट आई
तो आर्टिकल 270A के तहत इसको वैलिडेट करके एक पर्टिकुलर और एक लॉन्ग लास्टिंग कानून की शक्ल दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को क्यों नाम दूसरा दिया गया, क्यों प्रीएम्बल को चेंज किया गया, यानी मैं कहूँ ऑब्जेक्ट क्या था ऑफ द मेकिंग ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। तो ऑब्जेक्ट ये था कि इंडियन एविडेंस को जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट को लाना था इन कन्फर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो रूल्स है, इस्लाम के जो कवानीन है, उनके अकॉर्डिंग इंडियन एविडेंस एक्ट को मोल्ड करना था। इंडियन एविडेंस एक्ट में इस्लाम की बात ही नहीं थी, और ये मुल्क तो था इस्लामिक, और इवन जनरल ज़ियाउल हक भी बहुत ही मतलब वहाँ इस्लामिक टच देते थे हर चीज़ को, इस्लामिक मैं कहूँ। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को भी उन्होंने कन्वर्ट इसीलिए किया ताकि इंजंक्शन ऑफ इस्लाम से कन्फर्मिटी में आ जाए, और फिर ये ऑर्डर जाके बना। इसमें आप देखोगे कि भाई शहादा अल शहूद या तज़किया अल शहूद या विटनेसेस वगैरह मर्द, वो सब वही हैं जो इस्लाम के कानूनों ने बताए हैं। एप्लीकेबिलिटी पे अगर हम आएँ कि भाई ये कानून कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो ये एप्लीकेबल है सिविल कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में, इवन मार्शल लॉ, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वहाँ पर भी, और क्वासी जुडिशल प्रोसीडिंग्स में भी ये लॉ एप्लीकेबल है। क्वासी जुडिशल प्रोसीडिंग्स यानी भाई ना जुडिशरी की पूरी पावर्स ना हो, जुडिशरी ना हो, कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो जुडिशरी का फंक्शन परफॉर्म करे लेकिन खुद जुडिशरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर किसी केस को सुने तो ह्यूमन राइट्स कमीशन तो कोई जुडिशरी नहीं है लेकिन फंक्शंस परफॉर्म करे। तो क्वासी का मतलब होता है पार्शल जुडिशल प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय एनी अथॉरिटी। तो हमने एप्लीकेबिलिटी को देख लिया। इसी तरह ये कानून जो है वो कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स है, 1940 के एक्ट के तहत आर्बिट्रेशन की कोई प्रोसीडिंग्स है या फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, तो वहाँ पर कानून शहादत ऑर्डर इनएप्लीकेबल है। दोस्तों इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स हैं जो कि चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहला पार्ट जिसमें चैप्टर 1 से 6 तक डील किया गया है, जिसमें डेफिनेशंस, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस एंड रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बताया गया है। दूसरे पार्ट में जिसमें चैप्टर 7 और 8 आते हैं, वहाँ पर बात की गई है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स की और प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल की। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई गवाही दी है, अब आप उससे मुकर नहीं सकते, जो कहा है दैट इज़ फाइनल। और तीसरा जो पार्ट है दोस्तों दैट इज़ जो कि चैप्टर 9 से 13 तक चलता है, दैट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल ब्रीफ सी हिस्ट्री, एप्लीकेबिलिटी और बहुत सारी और चीज़ें रिलेटेड टू कानून शहादत ऑर्डर। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम।